Okay. Today's topic is inheritance, right? Inheritance. Inheritance. इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग क्या होती है? वर्ड की मीनिंग क्या होती है? विरासत, राइट? जैसे आपको अपने पेरेंट्स से उनके एसेट्स, उनकी नॉलेज, उनका कल्चर, ये सब विरासत में मिलती है, राइट? ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स के बीच भी ये जो विरासत का जो सिस्टम है ये चलता है। ठीक है गैस, ठीक है। इसका मतलब कि क्लास बनाना आप जानते हैं, राइट? क्लास कैसे बनाते हैं आप जानते हैं? क्लास इज व्हाट? इट्स अ स्पेसिफिकेशन और अ ब्लूप्रिंट जिससे रन टाइम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं, एंड द रियल ऑब्जेक्ट्स दे ऑक्यूपाई द स्पेस इन द मेमोरी। ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने एक क्लास बनाई एंड द नेम ऑफ द क्लास इज से फॉर एग्जांपल ए। ठीक है। देयर इज अनदर क्लास एंड द नेम ऑफ दैट क्लास इज क्लास बी। ठीक है, जैसे आप डिक्लेयर करते हैं ना, क्लास ए, इसका कोड यहाँ पे है। ठीक है। और इसका कोड अगर आप कोड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्लास क्लास बी, इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दो अलग अलग क्लासेस हैं, अभी इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है गाइस, ठीक है यहाँ तक? अब अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, क्लास बी एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स का एक कीवर्ड लगाऊं, क्लास ए। ठीक है। तो दिख रहा है ना, इस एक लाइन में दो क्लासेस आ रही हैं, बी और ए आ रहा है, यानी दोनों दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशनशिप है ना? और जब डायग्राम में दिखाते हैं तो इस डायग्राम को बोलते हैं यूएमएल डायग्राम, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है। डायग्रामेटिकली इसको ऐसे कुछ दिखाएंगे, ये एरो जाएगा यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, करेक्ट? रिलेशनशिप क्या बनी? ये जो क्लास ए है, दिस बिकम्स द पेरेंट क्लास। ठीक है। दिस बिकम्स द पेरेंट क्लास एंड दिस क्लास बिकम्स द चाइल्ड क्लास, करेक्ट? कोड में रिलेशनशिप कैसे आई? जो चाइल्ड क्लास है क्लास बी, उसके आगे एक्सटेंड्स लगा के पेरेंट क्लास का नाम लिख दिया। सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऐसा करते हैं तो क्लास ए जो है उसके अंदर कुछ फील्ड्स रही होंगी, कुछ फंक्शंस या मेथड्स रहे होंगे। फील्ड्स को मैं लाइन से डिनोट कर रहा हूँ और फंक्शंस मेथड्स को सर्किल से डिनोट कर दे रहा हूँ, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ यूएमएल। ठीक है। यूएमएल क्या होता है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एक लैंग्वेज होती है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम घर बनाना चाहें तो घर का पहले हम नक्शा बनाते हैं ना, तो वैसे सॉफ्टवेयर के सारे कंपोनेंट्स का एक नक्शा बनाते हैं। ठीक है। उनको अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म में दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्लास ए है, क्लास बी है, तो क्लास ए और क्लास की बी के बीच क्या रिलेशनशिप है? ये एक नक्शा हो गया, राइट? ठीक है। दिस इज द डिजाइन, इसको बोलते हैं हम क्लास डायग्राम। क्या बोलते हैं? क्लास डायग्राम। जिस डायग्राम में क्लासेस मौजूद हो और उनके बीच रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करें उसको बोलते हैं क्लास डायग्राम। ठीक है। अगर आप डेवलपमेंट में जाएंगे तो यूएमएल आप को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। नाउ, so parent class A has certain fields and certain methods. ठीक है। And when the child class becomes, or rather the child class extends from the parent class A, that means it's a child class. ठीक है। We also say either it extends or
इज डिराइव्ड। डिराइव्ड, डिराइव्ड का क्या मतलब होता है? किसी चीज से बना हुआ, राइट, से डिराइव हुआ। तो क्या होगा, ये जो सारी फील्ड्स है और ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये ऑटोमेटिकली बिना क्लास बी में कोड लिखे ये सारे के सारे इसका पार्ट बन जाएंगे, उसका पार्ट बन जाएंगे। यानी अगर अब मैंने यहाँ पे इंट एक्स इंट वाई इंट जेड 3 वेरिएबल लिखा होता, तो इंट एक्स इंट वाई जेड बिना क्लास बी में दोबारा से लिखे क्लास बी के अंदर क्लास बी को मिल जाते वो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी चाइल्ड क्लास इनहेरिटेड द फीचर्स of the parent class, and the feature includes both the things, the data and the behavior. Data is represented by fields, ठीक है, and behavior is represented by methods or functions, methods और functions। तो इसका मतलब अगर क्लास बी क्लास ए का चाइल्ड है तो क्लास ए में जितने भी फील्ड्स और मेथड होंगे वो क्लास बी का भी पार्ट बन जाएंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है, अभी इसी को हम कोड में देखते हैं। पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट बना दूं, न्यू जावा प्रोजेक्ट ECE underscore demo for example, ECE demo, ECE underscore demo। अब क्या करना होगा? नेक्स्ट स्टेप, पैकेज बनाना पड़ेगा, राइट। राइट क्लिक करा SRC पे, न्यू करा, पैकेज बनाया, इनहेरिटेंस का डेमो दे रहा हूं मैं, तो इनहेरिटेंस डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? SRC में एक जो फोल्डर बना वो इनहेरिटेंस नाम का बना, दूसरा फोल्डर बना उसका नाम क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेशन होगा। यहाँ तक सही है भाई? नाउ लेट मी राइट क्लास ए, जैसा डायग्राम हमने बनाया है। क्लास, पैकेज पे राइट क्लिक करा, न्यू पे गए और नेम में न्यू क्लास करा और नेम में ए दे दिया, ए जैसा डायग्राम में बनाया मैंने। क्लास ए एंड क्लास बी करा है ना, सेम वे ए दे दिया। उसी चीज को मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कोड के वाइज। अब इस क्लास ए में मैंने कहा इंट एक्स एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग वाई दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। पब्लिक वर्ड प्रिंट समथिंग इज अ मेथड, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ प्रिंट कर दिया। गार्बेज मैसेज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, ठीक है, सोली फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। क्लास ए बन गई। क्लास ए में दो फील्ड्स है और एक मेथड है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया था। दो फील्ड्स है, एक मेथड है, फील्ड्स और मेथड दोनों होंगे क्लास ए में, राइट। अब क्लास बी को बनाते हैं। इनहेरिटेंस डॉट डेमोन्स्ट्रेशन जो पैकेज है उस पर राइट क्लिक करा, न्यू, अगेन वी गो टू द क्लास and we name it B this time, right? Yes, yes, ठीक है, क्लास बी, राइट। अभी देखो क्लास ए और क्लास बी में कोई रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि ये डिक्लेरेशन देखो पब्लिक क्लास बी, और आप देखो जो हमने फिगर में यहाँ पे लिखा है क्लास बी एक्सटेंड से। जब तक हम ये एक्सटेंड ए नहीं लगाएंगे ना, क्लास बी अलग क्लास रहेगी, क्लास ए अलग क्लास रहेगी, है ना। जब एक्सटेंड ए कर लेंगे तो इसका मतलब बी चाइल्ड बन गया और ए पेरेंट बन गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ लगाना पड़ेगा एक्सटेंड्स कीवर्ड, एक्सटेंड्स कीवर्ड है स्मॉल से रहेगा, एक्सटेंड्स ए, ठीक है, करेक्ट। अब लेट मी से आई एम राइटिंग अ मेथड और जस्ट
लेट मी क्रिएट अ न्यू क्लास जिसके अंदर मेन मेथड हो टेस्ट करने के लिए। अ न्यू क्लास टेस्ट इनहेरिटेंस, ठीक है, टी कैपिटल है, आई कैपिटल है, एज पर द कन्वेंशन। इसमें मैं मेन मेथड को डाल दे रहा हूँ। फाइन। हमारे पास कुल मिला के क्लास ए है जिसके अंदर दो फील्ड्स हैं यानी दो वेरिएबल्स हैं और एक मेथड है। हमारे पास क्लास बी है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, राइट। और एक क्लास है टेस्ट इनहेरिटेंस जिसको हम यूटिलाइज करेंगे, जिसके अंदर मेन मेथड है इन क्लासेस को रन करके इनकी वैल्यूज को देखने के लिए। क्या तो क्लियर है भाई? ठीक है। अब क्लास बी में अगर हम जाएं तो क्लास बी अभी खाली दिख रही है, लेकिन एज पर द डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस क्लास बी मस्ट हैव एक्वायर्ड एवरीथिंग वॉट एवर इज द पार्ट ऑफ क्लास ए, राइट। यानी दो फील्ड्स और एक मेथड। तो फील्ड्स और मेथड का नाम क्या है? एक्स एंड वाई आर द फील्ड्स एंड प्रिंट समथिंग इज द मेथड। ये दोनों क्लास बी ने भी एक्वायर कर लिया ऐसा हम क्लेम कर रहे हैं, बिकॉज क्लास बी इज द चाइल्ड एंड ऑफ क्लास ए एंड क्लास ए इज द पेरेंट क्लास, ठीक है। अब अगर हम टेस्ट करना चाहें तो से लेट मी से इसमें पहले एक मैं मेथड लिखूं, पब्लिक वॉइड टेस्ट, और उसके अंदर मैं क्या करूं कि जो फील्ड्स इसका पार्ट बनी है, क्लास बी का पार्ट बनी है, उनको मुझे एक्सेस करने की परमिशन होनी चाहिए और मेथड भी कॉल करने की परमिशन होनी चाहिए। तब तो मैं कहूंगा कि वो सारे फील्ड्स और मेथड इसका पार्ट है, करेक्ट। तो मैंने क्या करा कि एक्स और वाई जो दोनों फील्ड्स हैं उन दोनों को मैंने कहा x इज इक्वल टू 7 बिकॉज x इज टाइप इंटीजर, ठीक है। y इज इक्वल टू से मैंने कहा हेलो बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग, राइट। साइन हो गया, वैल्यू साइन हो गई। अगर ये x और y इसका पार्ट नहीं बने होते, क्लास b का पार्ट नहीं बने होते, तो फिर हमें क्या करना पड़ता? यहाँ पे हमें सेपरेटली लिखना होता इंट x, है ना, डिक्लेयर करना होता, और स्ट्रिंग स्ट्रिंग y अलग से डिक्लेयर करना पड़ता, राइट। तब जाके हम कहते हैं x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू हेलो। लेकिन ऐसे किए बिना ही हम क्या कह रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, राइट। उसके बिना ही क्या हुआ, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू हेलो कर दिया। और ये दोनों वेरिएबल्स कहाँ डिफाइंड है? क्लास बी में डिफाइंड है? नहीं, ये दोनों कहाँ डिफाइंड है? क्लास ए में डिफाइंड है। लेकिन चूंकि हमने पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिया है एक्सटेंड से करके, ठीक है, तो वो दोनों फील्ड्स क्या होगी, अब बी का भी पार्ट बन गई। तो हम उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे वो बी में ही डिक्लेयर्ड है। फाइन। नाउ लेट मी से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, जो वैल्यू भी असाइन किया है इसको मैं प्रिंट करके चेक कर रहा हूँ। फाइन। प्लस डबल कोट में y इक्वल्स टू, y में जो वैल्यू असाइन किया है वो मैं प्रिंट करके चेक करना चाह रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? सेव कर लिया फाइल को। देन एक मेथड भी था ना, क्लास ए में एक मेथड भी था, प्रिंट समथिंग। अगर वेरिएबल इनहेरिट होकर के क्लास बी के अंदर आया है तो ये मेथड भी इनहेरिट होकर के क्लास बी के अंदर आया होगा, यानी क्लास बी का पार्ट बना है। तो अगर क्लास बी का पार्ट बना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको कॉल भी कर सकते हैं, है ना। देखो यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, प्रिंट समथिंग दिखा रहा है, इसको मैंने कॉल कर लिया। तो उस मेथड के अंदर जो भी मैसेज प्रिंट हो रहा होगा वो भी प्रिंट होकर के यहाँ पर आएगा, करेक्ट। और अब ध्यान रखो मैंने क्लास ए का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, ऐसा नहीं कहा कैपिटल ए ए वेर इज इक्वल टू न्यू कैपिटल ए और फिर ए डॉट कुछ किया हो मैंने, डॉट ऑपरेटर नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। ऐसे ही उन फील्ड्स और मेथड्स को एक्सेस कर रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ जैसे कि वो क्लास बी का ही पार्ट है। इसी का मतलब इंटेंस है, ठीक है। क्लियर है गाइस? इसको एक बार रन करके देख ले, रन कैसे होगा अब ये बताओ। नहीं नहीं, रन कैसे होगा यहाँ से? नहीं, अभी रन होगा क्या भाई? इसमें ये टेस्ट मेथड है ना, मेन मेथड तो नहीं है ना। मेन मेथड तो हमने दूसरी क्लास से बनाया, टेस्ट इनहेरिटेंस बनाया, राइट।
करेक्ट। तो इसमें हम क्या करा, हमने कहा कि क्लास बी का एक वैर, बी वैर क्या कन्वेंशन फॉलो कर रहा है, कौन सा कन्वेंशन फॉलो कर रहा है, ये जो आइडेंटिफायर दिया मैंने कैमल केस, राइट, जावा का कैमल केस कन्वेंशन फॉलो कर रहा है। वेरिएबल्स और मेथड का नाम आपको कैमल केस कन्वेंशन में ही देना है, ठीक है, जैसे पहले मैंने पढ़ाया है। इज इक्वल टू न्यू बी, ऐसी तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग कहते हैं, राइट। इससे पहले हमने कौन सी क्लासेस बनाई है, डॉक्टर बनाया है, डॉक्टर से फॉर एग्जाम्पल कोई नाम दिया, इज इक्वल टू न्यू डॉक्टर करा, राइट। सिमिलरली बी इज द नेम ऑफ द क्लास, बी उसका एक आइडेंटिफायर बी वायर बनाया, इज इक्वल टू न्यू बी बना दिया, राइट। अब बी वायर पर मैं टेस्ट मेथड चला रहा हूँ, टेस्ट मेथड ए में नहीं है, ये कहाँ पे है, क्लास बी में है, और क्लास बी के टेस्ट मेथड के अंदर मैं सारी इनिशियलाइजेशन मैंने कर रखे हैं एक्स और वाई के, और प्रिंट समथिंग मेथड को कॉल कर रखा है और एक्स वाई की वैल्यू को प्रिंट कर रखा है, करेक्ट, ठीक है। ये एक्स और वाई को अगर मैं चाहूँ टेस्ट इनहेरिटेंस से असेस करना है तो मैं कर सकता हूँ क्या, यहाँ से कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे कोड लिख करके एक्स इज इक्वल टू 11 करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या मैं, देखो क्या कह रहा है, एक्स कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, क्योंकि टेस्ट इनहेरिटेंस क्लास के अंदर कोई एक्स नाम का वेरिएबल नहीं है, ना तो इंस्टेंस वेरिएबल है और ना तो मेथड लोकल वेरिएबल है मेन का, राइट। तो जब ये वेरिएबल ही नहीं मिल रहा है तो मैं इनिशियलाइज कैसे कर दूंगा इसको, इसको मुझे अगर इनिशियलाइज करना है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, इंट एक्स इज इक्वल टू 11, राइट, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा फिर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट। बिना डिक्लेयर किए मैं इसको एज इट इज यूज नहीं कर सकता। क्लास बी में हमने क्या करा था, कहीं डिक्लेयर करा था एक्स और वाई को, नहीं करा था, डायरेक्टली यूज करा था, एक्स इज इक्वल टू 7 वाई इज इक्वल टू हेलो, है ना। सिमिलरली प्रिंट समथिंग जो मेथड था, इसको कहीं यहाँ डिफाइन करा है क्लास बी के अंदर, यानी उसकी बॉडी बनाई है, नहीं बनाई है, वो क्लास ए के अंदर बनी हुई है, देखो क्लास ए के अंदर ये बनी हुई है कि ये मैसेज प्रिंट कर रहा है, लेकिन उसको ऐसे ही यूज कर रहा है जैसे क्लास बी का अपना हिस्सा हो, ये क्लास बी के अंदर ये सारी डिक्लेरेशन और डिफिनेशन मौजूद हों, करेक्ट। हाँ, क्लास बी का जो टेस्ट मेथड है इसको एक्सेस मुझे करना है तो एक ऐसा क्लास चाहिए जिसके अंदर मेन मेथड हो, उसमें जा करके मैंने क्या करा, क्लास बी का पहले ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के पास फिर डॉट ऑपरेटर लगा के टेस्ट मेथड को कॉल करा, क्योंकि टेस्ट इनहेरिटेंस और बी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट। सिमिलरली टेस्ट इनहेरिटेंस और ए में, क्लास ए में कोई आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, राइट। ए बी में रिश्तेदारी है, ए पेरेंट है बी चाइल्ड है, इसलिए बी ने ए के सारे एसेट्स को, उसके फीचर्स को इनहेरिट कर लिया अपने अंदर, जो कुछ ए में डिक्लेयर्ड है वो सब डिक्लेयर्ड और डिफाइंड है, वो सारा बी का भी पार्ट बन गया, ठीक है। लेकिन टेस्ट इनहेरिटेंस इट्स अ सेपरेट क्लास, इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ एक्सटेंड फ्रॉम ए और एक्सटेंड फ्रॉम बी, क्लियर है। अब अगर इसको रन करेंगे तो क्या होगा, पहले तो बी का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट बनने के बाद टेस्ट मेथड कॉल होगा बी का, और टेस्ट मेथड जितने काम कर रहा है वो सारे काम परफॉर्म होंगे, एक्स की वैल्यू 7 इनिशियलाइज होगी, वाई की वैल्यू हेलो होगी, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद प्रिंट समथिंग मेथड जो कि क्लास ए में डिफाइंड है वो रन होगा, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, डिबग करके एक बार देख लेते हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप देख सके कंट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है। डिबग कैसे करते हैं भाई, रन करने के लिए तो ये होता है, डिबग करने के लिए क्या था, ये जो बग दिख रहा है ये है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिबग करने से पहले क्या करना पड़ेगा, डिबग के लिए ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा, ब्रेक पॉइंट कि कंट्रोल डिबग करते वक्त आके रुके कहाँ पर, तो ब्रेक पॉइंट कैसे लगाते हैं, ये जो लाइन है ना, हाँ जैसे इस लाइन नंबर 7 पे मुझे करना है, तो लाइन नंबर 7 पे आकर के मैंने क्या करा, यहाँ पे टॉगल ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब मैं जब डिबग मोड में कोड को रन करूंगा तो कोड यहीं पे आके रुकेगा, और लाइन बाय लाइन में एक्सिक्यूट करके देख सकता हूँ हर वेरिएबल की वैल्यू क्या है, क्या क्या इंटरनली हो रहा है कोड के अंदर, राइट, फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है देख सकता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसको डिबग कर रहा हूँ, डिबग पे क्लिक किया मैंने, ये जो बग वाला बटन है ना, इस आइकन पे इस पे क्लिक किया, तो ये पूछेगा पर्सपेक्टिव स्विच करना है मुझे डिबग के लिए, तो मैंने कहा यस, स्विच द पर्सपेक्टिव टू द डिबग मोड, करेक्ट। अभी देखो ये मेन में आया है, मेन में सिर्फ एक वेरिएबल है args, args
बन करके आ गया जो कि एम्प्टी है, which is a string array। अभी ये लाइन एक्सिक्यूट नहीं हुई, लाइन नंबर 7 एक्सिक्यूट नहीं हुई, यानी ऑब्जेक्ट अभी बना नहीं है। अब अगर मैं फंक्शन की दबा के F6 दबाऊंगा तो क्या हुआ देखो, वेरिएबल्स में देखो क्या दिख रहा है आपको, बी वायर क्रिएट हो गया, x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू नल है। क्यों है ऐसा? हमने तो यहाँ पर चेंज किया है ना, 7 और हेलो करा है ना, तो 9 और 0 क्यों दिखा रहा है? हाँ नहीं बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नया ऑब्जेक्ट तो बी का बन गया है, लेकिन ये जो सारे इनिशियलाइजेशन के काम हैं वो क्लास बी के टेस्ट मेथड के अंदर कर रहा हूँ ना मैं, क्लास बी के टेस्ट मेथड के अंदर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? एक्स इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू हेलो, और ये सारी चीज़ें प्रिंट होना और ये मेथड कॉल होना, ये सब कहाँ हो रहा है? टेस्ट मेथड के अंदर हो रहा है। और अभी देखो ये कंट्रोल कहाँ रुका हुआ है, अभी ये लाइन एक्सिक्यूट हुई है, ये अभी एक्सिक्यूट नहीं हुई है, यानी टेस्ट मेथड अभी नहीं चला है। तो आपको बताया था कि इंस्टेंस वेरिएबल अगर उनकी वैल्यूज इनिशियलाइज ना हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा लेते हैं, राइट? और x और y जो है वो क्लास A का इंस्टेंस वेरिएबल है, तो x चूंकि इंटीजर टाइप का है तो उसने डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिया? 0 लिया। और y चूंकि स्ट्रिंग टाइप का है विच इज द नेम ऑफ अ क्लास, कैपिटल एस से शुरू हो रहा है ना स्ट्रिंग, इट्स द नेम ऑफ अ क्लास, तो जब यानी x एक रेफरेंस वेरिएबल, y एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया, राइट? तो अगर कोई रेफरेंस वेरिएबल होता है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल होती है, क्यों किसी भी रियल ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है बल्कि नल को पॉइंट कर रहा है ना? तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज है। अभी अभी ये x और y इनिशियलाइज नहीं हुआ है, इनिशियलाइज कब होगा? जब ये टेस्ट मेथड रन कर जाएगा क्लास बी का, है ना? और वो मेथड अभी चूंकि ये लाइन हाईलाइटेड जो है वो भी रन नहीं हुई है, हाईलाइटेड मतलब इसका रन होना भी बाकी है। तो क्लास बी का बी वेर नाम का रेफरेंस वेरिएबल जो कि उसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, उस पे अभी टेस्ट मेथड को हमने रन नहीं करा है, तो कोई अभी इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर है? इसलिए आपको 0 और नल दिख रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, फंक्शन की के साथ मैं F6 दबा सकता हूँ, नेक्स्ट लाइन में सीधे पहुंच जाऊँ, सब कुछ कोड पूरा टेस्ट का एक ही बार में रन कर जाएगा, है ना? या फिर मैं एक काम करूँ, फंक्शन की दबा के F6 की बजाय अब की बार F5 दबाऊँ, तो मैं टेस्ट फंक्शन के अंदर जाके देख सकता हूँ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना। तो याद रखना, आईडी पे अगर फंक्शन F6 साथ दबाएंगे तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, और F5 दबाएंगे और उस लाइन पे कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं F5 कर रहा हूँ, F5 के देखो टेस्ट के अंदर आ गया पहली लाइन, है ना? अभी ये एक्सिक्यूट नहीं हुई है, जो हाईलाइटेड है वो एक्सिक्यूटेड नहीं है, अभी यहाँ पे आके रुका है, पूछ रहा है एक्सिक्यूट करें क्या? तो मैं नेक्स्ट लाइन को जब ऑर्डर दूंगा एक्सिक्यूट करो तब वो करेगा। डिबग का फायदा ये है ना, रन करता तो एक बार में सब रन कर जाता, राइट? डिबग करके मैं देख रहा हूँ इंटरनली क्या हो रहा है। इधर देखो क्या हो रहा है, एक दिस करके कुछ आ गया है ना, राइट? जिस तरह से टेस्ट इनहेरिटेंस में बी वेर एक रेफरेंस वेरिएबल था जो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था जो इस लाइन में बनी है बी टाइप की, राइट? उसी तरह से जब कोड बी के टेस्ट मेथड के अंदर दाखिल हो गया है, ठीक है, तो ये एक दिस करके एक रेफरेंस वेरिएबल बनता है जस्ट लाइक बी वेर, और वो पॉइंट कर रहा होता है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर अभी कोड है, यानी दिस ऑब्जेक्ट, the object of the class b in which the test method is there and the line number 6 is waiting for the execution। आ रही बात समझ में? ये इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, ऑटोमेटिकली बन गया। ये किसमें बना? जावा वर्चुअल मशीन में बना जो इस प्रोग्राम को चला रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई? थोड़ी सी ट्रिकी चीज है क्योंकि आप लोगों ने सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा है। ठीक है, फिर से बताऊं क्या? देखो, टेस्ट इनहेरिटेंस क्लास में हमने क्या करा था, रेफरेंस वेरिएबल अगर बी, न्यू बी का मतलब क्या हुआ, जब कोड रन होगा तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा बी क्लास का, और उसका एड्रेस कहाँ साइन होगा? बी वेर में साइन होगा, है ना? और बी वेर में जब टेस्ट मेथड को आपने रन किया तब क्या हुआ, जैसे बी वेर एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि उस बी के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जब आपने
बीवेयर डॉट टेस्ट करा तो उसी ऑब्जेक्ट के टेस्ट मेथड के अंदर इंटर कर गया। एक्चुअली टेस्ट मेथड अब चल रहा है, यानी टेस्ट मेथड की जो लाइन नंबर 6 है ये स्टैक पे चली गई एक्सिक्यूट होने के लिए। अभी तक एक्सिक्यूट हुई नहीं है जब तक आप इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, क्योंकि हम डिबग मोड में हैं। करेक्ट, ठीक है। उसके साथ ही जेवीएम ने क्या करा कि जो बीवेयर वेरिएबल था यहाँ पे, उसी के सिमिलर एक नया नाम इसको दे दिया अपनी तरफ से, सेम उसी चीज को दिस कह दिया। क्योंकि कोड कहाँ है आपका, कोड इस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर है। इस क्लास के, क्लास बी के जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था, जिसको रिफर आप बीवेयर नाम से कर रहे थे, बीवेयर डॉट टेस्ट जब आपने कॉल किया तो उसके टेस्ट मेथड के अंदर आ चुका है। तो अब ये जो दिस रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि इसी ऑब्जेक्ट जिसपे अभी हम लाइव हम मौजूद हैं, अभी जब इससे बाहर निकल जाएंगे तब इसमें लाइव मौजूद नहीं रहेंगे। जिसका मेथड कोई रन हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट का मेथड रन हो रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को ये उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है दिस, यानी उसको पॉइंट कर रहा है। इसको सी प्लस प्लस के टर्म में दिस पॉइंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस पॉइंटर। यानी जिस ऑब्जेक्ट में आप फिलहाल कंट्रोल, जिस ऑब्जेक्ट के किसी मेथड के किसी इंस्ट्रक्शन को आप एक्सिक्यूट कर रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट के एक इंटरनल रेफरेंस जिसको जेवीएम ने बनाया है ना, उसको उसने नाम दिया है दिस। करेक्ट। इसको ड्रॉप डाउन में मैं करके देख रहा हूँ, देखो एक्स वाई की वैल्यू अभी भी 0 और नल है, क्योंकि ये लाइन अभी एक्सिक्यूट नहीं हुई है। गाइस यहाँ तक क्लियर है। अब F6 करके मैं एक लाइन आगे बढ़ रहा हूँ, देखो ये लाइन एक्सिक्यूट हो गई, एफ की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई, राइट। करेक्ट। फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं, y की वैल्यू हेलो हो गई। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट लाइन नंबर 8 है, जिससे प्रिंट करेंगे हम एक्स एंड वाई की वैल्यू। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ रहा हूँ, देखो ये प्रिंट हो गया, एक्स इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू हेलो, यहाँ प्रिंट हो गया। करेक्ट। उसके बाद अब ये प्रिंट समथिंग मेथड है, अगर मैं अगेन F6 कर दूंगा तो इसको एक्सिक्यूट करके वापस चले जाएगा इसके कॉलर के पास। कॉलर कहाँ था, टेस्ट इनहेरिटेंस का मेन मेथड। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसके अंदर भी अभी जाना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, F5 करूंगा अब की बार, Fn प्लस F5। कहाँ कंट्रोल आके रुका, प्रिंट समथिंग के अंदर जो स्टेटमेंट है उसके अंदर आके रुका, ये भी एक्सिक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है। इस तरह आप फ्लो को समझने के लिए नेस्टेड मेथड कॉल्स के अंदर जितना भी डीप चाहे जा सकते हैं। क्लियर हो रहा बात। अब मैं कह रहा हूँ F1 प्लस F6, देखो ये मैसेज जो था गार्बेज मैसेज प्रिंट हो गया। करेक्ट। Fn प्लस F6 में दोबारा करूंगा, तो अब ये कंट्रोल कहाँ वापस आया, क्लास बी के अंदर आया, जो टेस्ट मेथड था। ठीक है, क्लास बी के टेस्ट मेथड के अंदर आया। करेक्ट। अब यहां से हम आगे वापस जाएंगे तो कहाँ जाएगा, अब ये आगे बढ़े तो कहाँ जाएगा, अब ये टेस्ट यूनिटर्स में आया ना, मेन इसका मेन मेथड चल रहा था ना, यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है ना। अब यहाँ से ये टर्मिनेट करेगा, और जब इसके अंदर आया तब भी आप देखो, अब बीवेयर अब नजर आने लगा आपको। अब दिस चला गया, दिस क्यों चला गया, ऑब्जेक्ट के अंदर जब तक टेस्ट मेथड के अंदर हम मौजूद थे तब तक ही वो दिस वैलिड था, क्योंकि वो उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, है ना। अब उससे बाहर आ गए तो दिस का काम खत्म, है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ जो वेरिएबल आपने बनाया उसकी वैल्यूज आपको नजर आने लगी, सेम एक्स इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू हेलो। क्लियर हो गया, दिस का पर्पस समझ में आ गया। ठीक है। जब आप किसी कोड के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के किसी कोड फंक्शन के अंदर कोई स्टेटमेंट ऑफ कोड एक्सिक्यूट कर रहे होते हैं, तो उस जगह पर अगर आपको रिफर करना है उसी अपने ऑब्जेक्ट को इंटरनली, तो क्या आप यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे उस जगह। आगे भी कोड में ये काम आएगा। ठीक है, यानी दिस इज अ पॉइंटर टू द सेल्फ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कोड अभी रन हो रहा है। ठीक है। Fn plus F6 and now the code is terminated. Fine. Let me switch back to the Java perspective by clicking here. यहाँ तक क्लियर है गाइस, कोई डाउट, एक बार देख लो। देखो एक बार सारे क्लासेस फिर से देख लो, ए के अंदर एक्स और वाई है,
देखो बी में हम इसको यूज कर रहे हैं, राइट? हम चाहते गाइस गाइस नो डिस्कशंस प्लीज, पीछे वाले बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, भगा दूंगा मैं क्लास से बाहर। हम चाहते तो ये भी कर सकते, देखो क्लास ए के अंदर, अभी देखो ध्यान से देखो, ये क्लास ए है ना, x इज इक्वल टू 5 कर दिया, ठीक है, y इज इक्वल टू 15 कर दिया, सॉरी स्ट्रिंग है ना, मैंने अपना नाम लिख दिया, राइट? तो हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि इसी क्लास का पार्ट है एक्स और वाई। और जब मैंने कहा कि क्लास बी जो है वो क्लास ए से एक्सटेंडेड है, यानी क्लास बी जो है चाइल्ड बन गया, क्लास ए करंट क्लास बन गया, तो एक्स और वाई और जो भी उसके साथ मेथड्स थे वो सारे इस क्लास बी का भी तो पार्ट बन गए। तो जैसे वहां पे एक्स और वाई को हम चेंज कर सकते थे, वैसे यहाँ भी चेंज कर लिया, जैसे उसी का अपना फील्ड है, ठीक है, क्लास क्लियर है? अगर ये कीवर्ड एक्सटेंड्स ए नहीं होता तो देखो क्या होता फिर, मान लो ये नहीं है, अब देखो क्या आ रहा है, एक्स पे एरर दिख रहा है, एक्स कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, क्योंकि एक्स तो डिफाइंड ही नहीं है बी क्लास में, ये तो ए में डिफाइंड है ना। सिमिलरली y को क्या कह रहा है, y कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल बिकॉज y इज नॉट डिफाइंड इन क्लास बी, इट इज डिफाइंड इन क्लास ए। और देखो इस मेथड को क्या कह रहा है, द मेथड प्रिंट समथिंग इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप बी, टाइप बी के लिए ये मेथड डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि कहाँ डिफाइंड है, ये क्लास ए में है। तो जब तक हम ये रिलेशनशिप जो पेरेंट चाइल्ड का एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक वो सारे फीचर्स, वो फील्ड्स और मेथड जो क्लास ए में मौजूद हैं वो इनहेरिट होके बी में तब तक नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंस ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सारी एरर चली गई, राइट? गैस क्लियर है यहाँ तक? एक काम करता हूँ मैं, पहले इतने पे रोकता हूँ और ये लेक्चर आज ही अपलोड करूंगा, इसको आप लोग देख लो नेक्स्ट क्लास से पहले, क्योंकि आपका सी प्लस प्लस कवर नहीं है, सी से सीधे आ रहे हो आप लोग, राइट? तो अगर इसको पढ़ लोगे तो फिर क्या होगा कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, तो मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको फिर समझ में आसानी से आएगा। लेकिन इसको अगली बार रिवाइज किए बिना मत आना, और इसको प्रैक्टिस भी कर लेना जो कोड हमने कराया अभी, ठीक है? कोड में शेयर भी कर दूंगा, ठीक है? ठीक है।